Good morning, everyone. Today's topic is from class 10. This is the 10th chapter and the last one, the tribute. This is the last part of the chapter. It is very emotional story as I told you in the before lesson. आगे हम पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले yawning, difficult word, sorry. Yawning means opening the mouth to inhale air, showing boredom. यानी मुंह खोल के जम्हाई लेना, उबासी लेना. Humming, giving out a low sound, धीरे धीरे कुछ साउंड करना. Chunks, pieces. Pound, beat fast या throb. Pathetic, it is sad. Spontaneity, sharpness. Bruised, go hurt या scratched. Screeching, screaming, चीखना. Escort means go with someone, किसी के साथ जाना. Stroll या walk in a slow and relaxed way, बहुत ही आरामदायक अवस्था में और धीरे धीरे चलना. ऑफिस में एक उसके बड़े भाई का पत्र आता है जो उसे गांव में इनवाइट करते हैं और उसे बोलते हैं कि आपको गांव आना है क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड ब्रदर है उसका मिडिल ब्रदर और उसकी वाइफ वो डिवीज़न चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं. इसलिए उस समय आप बाबुली की उपस्थिति वहाँ पे ज़रूरी है, इसलिए उसे वहाँ पर बुलाया जाता है. अब बाबुली गाँव जाने की तैयारी करता है और वो पुरानी उसी बस में चढ़ता है जब वो कुछ समय पहले रेगुलरली अपने शहर से अपने गांव जाता था और वापस वहाँ से उसी एक टूटी फूटी बस से आता था. रेगुलरली जाता था वो, लेकिन आज जब उसकी जॉब लग गई और उसकी शादी हो गई, उसके 2 साल बाद तक वो अभी तक गांव में एक बार भी नहीं गया. तो वो बस, वो कंडक्टर, उसे ऐसा फील होता है कि वो सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसका बस में चढ़ते हुए ब्रीफकेस गिर जाता है. और फिर उसके अंदर जो माँ के लिए उसने लिंगराज जी का प्रसाद रखा था वो भी बिखर जाता है. फिर वो सब उसको कलेक्ट करता है और बस में चढ़ता है. आई बोर्ड द बस, आगे हम पढ़ते हैं. आई बोर्ड द बस, मैं बस में चढ़ा. कलेक्टिंग द ब्रीफकेस एंड द कंटेंट ऑफ द सॉलिड पैकेट, उस पैकेट के अंदर जो भी रखा हुआ था उसको और अपने ब्रीफकेस को वापस कलेक्ट किया. Wearing a shameless smile for the cleaner and the conductor of the bus, जो बस के कंडक्टर और जो क्लीनर था, हो सकता है वो भी उसे पूछे कि भाई कितने साल बाद जा रहे हो अपने गांव. तो उनके लिए उसने बहुत ही शेमलेस स्माइल अपने चेहरे पर रखी. It was 5 in the evening when I got down, शाम के 5 बज गए थे जब मैं उतरा. I had written beforehand, मैंने इसके बारे में पहले ही पत्र लिख के जानकारी दे दी थी. My elder brother was there to meet me at He appeared a little tired and worn out. वो थोड़े थके हुए और बुझे से लगे. Give that briefcase to me. उन्होंने कहा ये ब्रीफकेस मुझे दे दो. That must be heavy. वो हो सकता है वो हैवी हो. He almost snatched it away from me. वो हमेशा लगभग जब भी मैं गाँव आता था मेरा ब्रीफकेस मेरे हाथों से स्नैच कर लेते थे, छीन लेते थे और खुद पकड़ते थे उसे. I forgot even to touch his feet. मैं उनके पैर छूकर उनको प्रणाम करना भी भूल गया. दिस हैड नेवर हैपन्ड अर्लियर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गांव गया और बड़े भैया को प्रणाम करना भूला हूँ, लेकिन आज भूल गया. ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे आगे आगे चल रहे थे. वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, डस्टी एंड एवर द सेम. हम वही गाँव की हमेशा जैसी होती थी वैसी डस्टी रोड पे, जो मिट्टी का जो रास्ता था, कच्ची रोड, उस पर हम चल रहे थे. आई वॉज यूजली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलॉन्ग टू गो टू अ टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन. मैं शाम के समय जब ट्यूशन जाता था टीचर के वहाँ पढ़ने के लिए, तो उसी तरह रेगुलरली यूजली जाया करता था गली को क्रॉस करते हुए. It was generally late and dark when I returned from my studies. और जब पढ़कर वापस घर आता था तो जनरली लेट हो जाता था और अंधेरा भी हो जाता था. Unfailingly, my elder brother would be there to escort me back home
फेस्ट आई शुड बी फ्राइटन, लेस्ट आई शुड बी फ्राइटन। और मेरे बड़े भाई उस दौरान अनफेलिंगली, यानी कभी भी इस बात को, इस काम में नहीं चूके थे, वो अनफेलिंगली मेरे होते थे, लेस्ट आई शुड बी फ्राइटन, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डर जाऊं, अंधेरा हो जाए और मैं डर जाऊं। तो इसलिए वो मुझे ट्यूशन से घर ले जाते समय वहाँ बाहर खड़े रहते थे मुझे ले जाने के लिए, अपने साथ लेके जाते। ही वुड कैरी द लैंटर्न, वो अपने साथ में लालटेन लेके आते थे। माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स, और मेरे बुक्स और नोटबुक का जो बैग होता था वो भी वही पकड़ते थे और उस लैंटर्न को भी वो ही पकड़ते थे। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, और मुझे केवल उनको फॉलो करने को कहा जाता था। इफ़ आई लैग्ड बिहाइंड ही वुड आस्क, अगर मैं चलते चलते थोड़ा पीछे रह जाता तो वो मुझे बुलाते। वाई यू आर परहैप्स टायर्ड, वो कहते थे क्या हुआ, क्या तुम थक गए हो, शायद तुम थक गए हो। कम होल्ड माई हैंड एंड वॉक विद मी, आओ मेरा हाथ पकड़ो और फिर मेरे साथ साथ चलो। ही समटाइम्स यूज्ड टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर वाइल गोइंग टू द फील्ड ऑफ फॉर अ स्ट्रॉल, जब हम हमारे खेतों में घूमते थे तो वो स्ट्रॉलिंग करते समय कभी कभी वो मुझे अपने कंधों पर भी चढ़ाकर घुमाते थे खेत में। मतलब ये बड़े भाई थे जिन्होंने पूरी तरह से पिता का फ़र्ज निभाया था मेरे लिए, और आज भी वो बिल्कुल वैसे ही थे। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज, वो बस गांव से कुछ दूरी पर खड़ी थी। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, मैं उसके पीछे गया। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक। ही स्टॉप्ड, वो रुके, और आस्क द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क, और उन्होंने वही पुराने प्रश्न पूछे जो मुझे पूछा करते थे पहले भी। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, लेकिन मैं उनके प्रश्नों के बारे में कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। मेरे दिमाग में वापस स्प्राउट करने लगी। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, वो मेरे बचपन के दिन और अभी के दिन। टाइम हैज़ कोएगुलेटेड फॉर मी, समय मेरे लिए जम गया था, बिल्कुल चेंज हो गया, वहीं ठहर गया। आई हैव चेंज्ड, मैं बिल्कुल परिवर्तित हो गया। बट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरे भाई, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, समय ने उनमें कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं लाया। मुझे पूर्ण रूप से उसे समय ने बदल दिया, लेकिन वो समय मेरे भाई को बदल नहीं सका। एज इन दोज डेज, उन दिनों, ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो उस वक्त भी मेरे आगे आगे चलते थे। कैरिंग माई बैग, मेरा बैग लिए हुए आगे आगे चलते थे, और आज भी वही दिन था। आई फेल्ट सो स्मॉल, मैंने अपने आप को बहुत ही तुच्छ महसूस किया। हेजिटेटिंगली आई सैड, हिचकिचाते हुए मैंने कहा, ब्रदर गिव मी दैट ब्रीफ केस, मुझे अपना ब्रीफ केस, मुझे ये ब्रीफ केस दे दीजिए। लेट मी कैरी इट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर मुझे इसे पकड़ने दीजिए। डोंट यू वरी, ही सैड, कि तुम, भाई ने कहा, तुम चिंता मत करो, इट इज़ हैवी एंड यू आर टायर्ड, कि तुम्हारा ब्रीफ केस हैवी है और तुम थके हुए हो। लेट्स क्विकन आवर स्टेप्स, अब हमें तेज़ी से कदम बढ़ाने होंगे। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख भी लगी होगी। इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील, शाम के खाने का समय भी हो गया है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, और मैंने चुपचाप उनको फॉलो किया। वी रिच्ड होम, हम घर पहुँचे। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अंधेरा हो चुका था पहले ही। द टाइम फॉर द लाइटनिंग ऑफ वीक्स बिफोर द None of my nephew rushed toward me howling. पुराने दिनों की तरह, अन्य दिनों की तरह मेरे निफ्यूज़, आज कोई भी मेरा भतीजा मेरी तरफ दौड़ता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, शोर करते हुए नहीं आया था। ही वॉज अंकल, कि ये मेरे चाचा आ गए, चाचा आ गए, ऐसे बोलकर सब उसके भाई भतीजे, जो भतीजे और भतीजियाँ थे, बच्चे थे, वो सब आते थे उसकी तरफ दौड़कर, लेकिन आज कोई नहीं आया। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी, ना ही मेरी भाभियाँ किचन से मुझे रिसीव करने के लिए आई।
भाभी आई। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, मैं पूर्ण तरह से शांत और चुप था। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, केवल मेरी माँ आई और मेरे पास खड़ी हो गई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नो वे और टू बी सीन, और जो सेकेंड ब्रदर और उनकी पत्नी थे जिन्होंने ये सब विवाद किया था वो कहीं भी नज़र नहीं आए। इन द एंटायर हाउस, पूरे घर में, देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस रादर द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड, बिल्कुल ग्रेवयार्ड जैसी शांति, स्टिलनेस, स्थिरता छाई हुई थी। पूरा घर चुप था, शांत था। एज इफ द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कोलैप्स, ऐसा लग रहा था कि घर अपने पूर्ण रूप से कोलैप्स होने की, अपने गिरने की तैयारी में था। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन, अब मैंने सबके साथ नॉर्मल होने की कोशिश की। बट देयर वॉज दैट अबॉमिनेबल लॉल ऑल अराउंड, लेकिन वही घृणित शांति पूर्ण रूप से मेरे चारों तरफ छाई हुई थी। माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम, अपने घर में उपस्थित होने के बावजूद भी मेरे सेकेंड ब्रदर और वो पूर्ण रूप से पार्टीशन के लिए तैयार थे। एंड दे केयर फॉर नथिंग एल्स, और उनको किसी बात की परवाह नहीं थी। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सो नहीं सका। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ट क्वाइट अनइवेंटफुली, और अगली मॉर्निंग अनइवेंटफुली ही वहाँ से गुजर गई। इट वॉज मॉर्निंग गुजर गई, इट वॉज मिड डे, अब दोपहर का समय था। 7 or 8 people had gathered in our courtyard to supervise the division, 7-8 लोग गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमारे घर में आंगन में खड़े थे, वहाँ बैठे थे, इकट्ठे हुए, मतलब गैदर हुए, इकट्ठे हुए कोर्टयार्ड में। क्यों इकट्ठे हुए? टू सुपरवाइज द डिवीज़न, उस डिवीज़न को सुपरवाइज करने के लिए कि सभी तीनों भाइयों को बराबर हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बात की सुपरविजन करने के लिए। वी 3 ब्रदर वर प्रेजेंट, हम तीनों भाई भी वहाँ उपस्थित थे। मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द विसिनिटी, आसपास कहीं पर भी, किसी भी इस पूरे क्षेत्र में उनकी माँ नज़र नहीं आई। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, हम फाइनल सेपरेशन का इंतज़ार कर रहे थे। एज इफ रेडी टू साइलेंस स्लाइस आउट ऑफ फ्लैश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी विच आवर पेरेंट्स हैड नरिश्ड सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, जिस दिन, और ऐसा लग रहा था, हम जो फाइनल सेपरेशन का इंतज़ार कर रहे थे वो पल ऐसा लग रहा था कि इफ़ ऑलरेडी टू स्लाइस आउट द फ्लैश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी, उस डोमेस्टिक बॉडी का, उस मतलब जो डोमेस्टिक फ्लैश ऑफ डोमेस्टिक बॉडी यानी उस शरीर का स्लाइस होने का इंतज़ार कर रहे थे और उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार थे, जैसे विच आर पेरेंट्स हैड नरिश्ड सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, और उस बॉडी को, उस डोमेस्टिक बॉडी को हमारे माता पिता ने नरिश किया जिस दिन से उनकी शादी हुई, उस दिन से उन्होंने इस रन अवे इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन क्लचिंग अ पीस ईच, और ऐसा लग रहा था कि ये 3 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों ही फिर रन अवे, भाग जाएंगे, तीनों अलग अलग दिशाओं में उन टुकड़ों को पकड़ने के लिए। All the household articles were heaped in the family courtyard, घर के आंगन में हर तरह की चीज़, हाउसहोल्ड आर्टिकल यानी घरेलू, हर घर में काम आने वाली हर एक चीज़ वहाँ पर उनका ढेर लगा हुआ था। These were to be divided into 3 parts, ये सारी चीज़ें 3 भागों में बंटनी थी। All the small things of the house, छोटी से छोटी चीज़, almost everything movable, हर मूवेबल चीज़ जो मूवेबल थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडल मेड आउट ऑफ कोकोनट शेल एंड बैम्बू टू द लिटिल बॉक्स वेयर फादर यूज्ड टू कीप हिज बीटल्स, यहाँ तक कि हर मूवेबल चीज़ स्टार्टिंग होती है जो लेडल से, लेडल मेड आउट ऑफ कोकोनट यानी चम्मच, जो सब्जी बनाने का चम्मच होता है जो कोकोनट शेल और बैम्बू से बनता है, उससे लेकर वो छोटी चीज़ भी उसमें थी। एंड बैम्बू टू द स्टील लिटिल बॉक्स, और वो छोटा बॉक्स जिसमें पिताजी अपनी सुपारी रखा करते थे, वो बॉक्स भी वहाँ पर पड़ा था। छोटी से छोटी चीज़ मतलब वहाँ पर डिवीज़न के लिए रखी हुई थी। द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड, कुल्हाड़ी, रेडियो सेट वो भी यहाँ पर रखे हुए थे।
अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम वॉज मेड, और सारे आइटम की एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई गई थी। नथिंग वॉज स्पेयर, कुछ भी छूटा नहीं था। नीदर द डिंकी, डिंकी मीन्स वुडन राइस क्रशर, जो लकड़ी का बना होता है और जिसमें चावल को क्रश किया जाता है। तो की जो फैमिली आइडल्स जो थी ना, मूर्तियाँ, उन छोटी छोटी मूर्तियों को भी वहाँ पर रखा हुआ था। आई सॉ माई एल्डर ब्रदर राइज, मैंने देखा मेरे बड़े भाई खड़े हुए। ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट नियर द पाइल ऑफ थिंग, उस चीज़ों के जो पाइल था, ढेर लगा हुआ था उसके, उस ढेर के चारों तरफ वो पास में रुके। एंड अनफासन द स्ट्रैप ऑफ हिज रिस्ट वॉच, और फिर उन्होंने जो रिस्ट वॉच पहनी हुई थी उसको खोला। एंड प्लेस्ड इट ऑन द हीप विद द अदर थिंग, और अन्य चीज़ों के साथ में उस वॉच को भी रख दिया। परहैप्स अ टीयर ट्रिकल डाउन हिज चीक, शायद उस वक्त उनके गालों पर आंसू लुढ़के थे। विद अ हैवी साई ही लेफ्ट द प्लेस, और बहुत ही भारी मन से उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया। आई हैड ओफन हर्ड हिम से, मैंने अक्सर उनको ये कहते हुए सुना था, दैट फादर हैड बॉट हिम दैट रिस्ट वॉच, कि पिताजी उनके लिए वो घड़ी लाए थे। व्हेन ही वॉज इन हिज 11th क्लास, जब वो 11th क्लास में थे उस वक्त पिताजी उनके लिए वो घड़ी लाए थे। बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल इन माई MA फाइनल ईयर, लेकिन मुझे ये बात भी याद है कि जब मैं MA फाइनल में था, ही हैड मॉर्टगेज्ड दैट वॉज टू सेंड मी मनी टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू, तो उन्होंने वो घड़ी उस ऋण, मतलब मॉर्टगेज करना, मतलब कहते हैं ना रखना किसी के पास में पैसों के बदले में रखी थी, ताकि मुझे दिल्ली इंटरव्यू जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसके लिए उन्होंने वो घड़ी रख दी थी। ही हैड सेंट मी एन अमाउंट ऑफ 150 रुपी, आई रिमेंबर क्लियरली, और मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि उस घड़ी को उन्होंने रख के किसी और के पास में उधार रख के नहीं जानता था कि वो रिस्ट वॉच उनके पास वापस आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि 150 रुपीज़ वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और वो घड़ी वापस ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये कोई नहीं जानता था। हिज एक्शन सीम्ड सिम्बॉलिक ऑन हिज स्नैपिंग ऑल हिज अटैचमेंट विद द पास्ट, और उनके जो एक्शन थे वो सारे उस पास्ट के अटैचमेंट के साथ में स्नैप कर रहे थे, जुड़े हुए थे। आई वॉज साइलेंट, माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैकयार्ड, मैं चुप था और मेरी बड़ी भाभी बैकयार्ड में थी। माई सेकेंड ब्रदर वॉज ओपन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ्स ईयर, मेरे सेकेंड ब्रदर अपनी पत्नी के कान में कुछ कह रहे थे। एंड वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस, और वो भी अपने कुछ बोला उन्होंने अपनी पत्नी के कान में, और हमारे पास आकर स्थान पे बैठ गए। इट वॉज लाइक द बचर्स नाइफ गोइंग टू द स्टोन टू शार्पन इटसेल्फ, ऐसा लग रहा था कि बचर अपनी चाकू को तेज करके उसके स्थान पे रख गया है। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज्ड, एल्डर ब्रदर बिल्कुल शांत थे। लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स दिस पैशनेटली, एग्जैक्टली एज ही हैड डन ऑन द डे ऑफ द sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage, और वो उसी तरह शांत बैठे थे जैसे मेरा जो सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी भाव से वहाँ बैठे थे। इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर, वहीं पहले जैसा बिल्कुल गंभीर अवस्था में थे। अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी, और अपनी ड्यूटी को अटेंड कर रहे थे, जैसी उन्होंने पहले के कार्यों में की थी वैसी ही आज भी कर रहे थे। वाइल डिस्कसिंग एनीथिंग विद माई सेकेंड ब्रदर ही हैड दैट सेम काम एंड कंपोज्ड वॉइस, मेरे सेकेंड ब्रदर के साथ में कुछ डिस्कस करते समय भी उनकी आवाज़ वैसी ही शांत थी और सिंसियर थी। यह नहीं कि उनकी आवाज़ में किसी तरह का क्रोध, नाराज़गी, ऐसा कुछ नहीं था। वाई नॉट अ साइन ऑफ डिस्कस्ट एंड रिग्रेट, ना ही कोई तरह का रिग्रेट था, ना ही किसी तरह की भाई से गुस्सा या नफरत का भाव था उनकी आवाज़ में। आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड, मुझे आज भी याद है जिस वर्ष पिताजी की डेथ हुई थी।
वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फिनेंशियल स्ट्रेन। उस वक्त हमें बहुत ही आर्थिक रूप से संकट का सामना करना पड़ा, उस आर्थिक कमियों के साथ रहना पड़ा। इट वॉज विंटर, सर्दी का समय था। द चिल वॉज एज ए हाइट, और सर्दियाँ इतनी ठंडी थी कि वो अपने उच्चतम बिंदु पर थी सर्दी। वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, हमारे पास ब्लैंकेट लिमिटेड थे। द कोल्ड वॉज सो बिटिंग, हवा बहुत ही ठंडी थी। पर्टिकुलरली द कोल्ड वॉज सो बिटिंग, मतलब इतनी ठंड थी, बिटिंग थी, पर्टिकुलरली एट मिड नाइट, और वो भी स्पेशली मिड नाइट के समय बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती थी। दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन, इतनी सर्दी हो जाती थी कि एक ब्लैंकेट हमारे लिए इनफ नहीं था। दैट नाइट, उस रात, आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, मैं गलियारे के कमरे में सो रहा था। व्हेन आई वॉक अप इन द मॉर्निंग आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी एडेड टू माइन। तो मैंने सुबह देखा मैंने उसके ऊपर बड़े भाई ने भी अपना ब्लैंकेट उड़ा दिया था। अर्ली एट dawn he had left for the field without the blanket on his shoulders। और इतनी सुबह, डान के समय, डान मीन्स ये प्रातः काल के समय ही, इतनी जल्दी, इतनी सुबह वो अपने खेतों के लिए निकल गए, वो भी बिना ब्लैंकेट अपने कंधे पर डाले। इफ़ ही हैड बीन आस्क्ड वाई, अगर उनको पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया, बिना ब्लैंकेट लिए आप क्यों गए, ही वुड हैव श्योरली सैड इन हिज यूजुअल मैनर, तो वो हमेशा अपने वही पुराने, अपने हमेशा वाले अंदाज में कहते दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड, कि उन्हें सर्दी नहीं लग रही थी। अगर पूछते कि भाई आप ब्लैंकेट लेके क्यों नहीं गए, तो वो यही जवाब देते कि उनको सर्दी नहीं लग रही। नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम, अब मेरे बहुत ही अच्छी इनकम है, नौकरी लग गई उनकी, बाबूली की, तो इनकम भी अच्छी है। येट आई हैड नेवर अकर टू मी टू थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लॉथ फॉर माई एल्डर ब्रदर, फिर भी मुझे आज तक कभी दिमाग में ये नहीं आया कि मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ गर्म कपड़े भी लेकर जाऊँ। उन्होंने अपना एकमात्र ब्लैंकेट भी मुझे दे दिया था, और खुद बिना ब्लैंकेट के सर्दियों में, इतनी सर्दी में खेत में गए थे, लेकिन और नौकरी लग गई अब मेरी, इतना बड़ा हो गया, इतनी अच्छी इनकम है, उसके बावजूद कभी दिमाग में नहीं आया कि मैं भी अपने भाई के लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर जाऊं। ही इज़ स्टिल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दैट ओल्ड टैटर्ड ब्लैंकेट, अभी भी वो अपने उसी पुराने और फटे हुए ब्लैंकेट के साथ में संतुष्ट और खुश थे। दैट ही हैड कवर्ड मी विद वन, जो ब्लैंकेट उन्होंने मुझे ओढ़ाया था, अपने अभी भी वही ब्लैंकेट वो ओढ़ते हैं और उसके साथ में वो खुश है। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी, और वही ब्लैंकेट आज वहाँ मेरे सामने पड़ा था, विद ऑल द अदर थिंग्स, उन सारी अन्य वस्तु जो मेरी जो एहसान फरामोशी होती है ना, उसकी वजह से मैं कांप गया अंदर तक। द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न वॉज फाइनली ओवर, डिवीज़न का सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया। वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, जो सेकेंड ब्रदर ने डिमांड की, माई एल्डर ब्रदर एग्री टू इट विद अ स्माइल, अपनी वही स्माइल के साथ में उनको वो हर चीज़ देने को वो तैयार हो गए बड़े भाई। सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवन टू मी, और जो लैंड का, यानी जो खेतों की जो ज़मीन, जो भाग मेरा आया था, उसे खरीदने को मेरे सेकंड ब्रदर तैयार हो गए थे। एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज़ एज द प्राइस, और उन्होंने मुझे उस ज़मीन की कीमत 18,000 रुपये ऑफ़र की। इन द इवनिंग माई एल्डर ब्रदर टुक मी along with him to show me the paddy field that were to be mine। शाम के समय मेरे बड़े भाई मुझे उस पैडी फील्ड में ले गए, उस हिस्से में ले गए जो मेरा हिस्सा हुआ था। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं चुपचाप उनको पीछे पीछे चल रहा था। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम बाउंड्री टू बाउंड्री घूम रहे थे कि इस बाउंड्री, इस एरिया से इस एरिया तक, इस लाइन से इस लाइन तक ये ज़मीन तुम्हारी है, उसे समझा रहे थे। एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट ऑफ हिज फीट, हिज palm एंड हिज फिंगर, पूरे स्थान में, उस पूरी ज़मीन में मुझे तो अपने बड़े भाई के कदमों के, उनकी हथेलियों के, जिनसे वो काम करते थे, उन उंगलियां और उन हाथों से वो काम करते थे, उनके निशान ही मुझे सभी जगह दिखाई दे रही थी। ऑन द बोजम ऑफ द पैडी फील्ड स्पार्कल द पर्ल ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स स्वेट, और उस पैडी फील्ड के बोजम पे, उसकी पृष्ठ पे मेरे बड़े भाई के पसीने की बूंदें चमक रही थी, मोती की बूंदों जैसी चमक रही थी।
इसी तरह मुझे खेत दिखा रहे थे जैसे बड़े भाई जैसे पिता होता है वो अपने किसी अजनबी जो फैमिली मेम्बर होता है, जो हमसे अजनबी होता है, उनसे हमारा परिचय करवाते हैं। उसी तरह वो खेत के मैदान मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे और भाई जो है वो मेरे पिता है के समान थे। तो वो मुझे इस तरह परिचय करवा रहे थे जैसे कि पिताजी किसी अजनबी इंसान से हमारा परिचय करवाते हैं। उसी तरह बड़े भाई भी मुझे उस खेत से, उस ज़मीन से मेरा परिचय करवा रहे थे। लेकिन उस ज़मीन में मुझे अपने भाई के ही हाथों पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे और उनके पसीने की बूंदें मुझे वहाँ चमकती हुई नज़र आ रही थी। इन द मॉर्निंग आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर। सुबह को मुझे भुवनेश्वर के लिए जाना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर। मुझे बड़े भाई से मिलने का साहस बिल्कुल नहीं था मुझ में। बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टॉप के लिए रवाना होने से पहले I had handed over the same slip of paper to my elder sister-in-law. मैंने एक स्लिप अपनी बड़ी भाभी, वही जो एल्डर ब्रदर की वाइफ थी, वो एल्डर सिस्टर इन लॉ उनको अपनी एक स्लिप थमाई विच हैड द डिटेल अबाउट माई शेयर। उसी स्लिप में वो स्लिप थी जिसके अंदर मेरी शेयर के बारे में सारी डिटेल थी। वो स्लिप मैंने भाभी को दे दी। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ दैट स्लिप, उस स्लिप के ब्लैंक साइड में यानी जिसका जो खाली स्थान था वहाँ पर मैंने लिखा था आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर, कि मेरा सारा शेयर मेरे बड़े भाई को डिलीवर कर दिया जाए, दे दिया जाए, ये मैंने लिखा था। एंड स्टिल ही स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस, और मैं चुपचाप वहाँ से तुरंत घर से बाहर निकल गया। आई हैड रिटन, और मैंने उसके अंदर लिखा था कि ब्रदर, कि भैया, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, मैं उस ज़मीन का क्या करूँगा। यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ, आप तो मेरी वो ज़मीन हो जहाँ से मैंने अपने जीवन की पूरी हार्वेस्टिंग की है, पूरी खेती की है, पूरी फसल उपजी है। आप मेरी वो ज़मीन है, यानी मैं तो एक फसल हूँ लेकिन आप मेरी ज़मीन हो। आई नीड नथिंग सेव यू, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक्सेप्ट दिस प्लीज़, आप इसे जो भी ये शेयर हैं उसे आप स्वीकार करें। इफ़ यू डिनाई, अगर आप मना करेंगे, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, अगर आपने ये शेयर लेने से मना कर दिया तो मैं अपना मुंह आपको कभी नहीं दिखाऊंगा बाबूली। यानी ये उसके लिए ट्रिब्यूट था, अपने भाई के प्रति श्रद्धांजलि थी कि भाई आपने मुझे, आज जो कुछ हूँ मैं वो सब आपकी बदौलत हूँ, आप मेरी ज़मीन है और मैं वो आपके द्वारा आपसे निकली हुई फसल हूँ। तो मैं इस ज़मीन का क्या करूँगा, जो कुछ मेरा शेयर है वो सब आप ले लीजिए, मुझे आपकी सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ये सबसे छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के लिए कहा था। एंड दिस इज़ वेरी इमोशनल स्टोरी। आप जानते हैं मैंने पहले ही कहा था, ये हमारा अंतिम पार्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेकिन ग्रामर अभी बाकी है। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।